अगस्त 17, 1661 एक ऐसी पार्टी जो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे स्पेक्टेक्युलर मानी गई है शुरू होने वाली थी। निकोलस फौकवेट, जो फ्रांस का फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने इस इवेंट को प्लान करने में महीनों लगा दिए। इमेजिन करो, 7 कोर्स डिनर जिसमें ऐसे एग्जॉटिक फूड थे जो फ्रांस ने पहले कभी टेस्ट भी नहीं किए। स्पेशल म्यूज़िक किंग के ऑनर में कंपोज किया गया था। गार्डन में फायरवर्क जो परफेक्टली ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में थे, और एक प्ले लिखा गया था बाय नन अदर देन मोनेलियर हिमसेल्फ। गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था? किंग लुइस 14, जिसको द सन किंग कहा जाता था। फॉकेट का गोल सिंपल था, अपने बॉस को इम्प्रेस करना और अगला प्राइम मिनिस्टर बनना। लेकिन सिर्फ 24 घंटों के अंदर फॉकेट को अरेस्ट कर लिया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया। अब सवाल ये है कि गलती कहाँ हुई। फॉकवेट ने एक ऐसी फंडामेंटल लॉ ऑफ पावर तोड़ दी जो तब भी डेंजरस थी और आज 2025 में भी उतनी ही रेलेवेंट है। आज भी ये लॉ हर रोज़ कॉर्पोरेट इंडिया में करियर्स डिस्ट्रॉय करती है। सोच के देखो, कभी आपने नोटिस किया कि एक ब्रिलियंट कलीग सडनली फायर हो जाता है और एक मीडियोकर बंदा प्रमोशन ले जाता है? कभी सोचा क्यों 60% इंडियन एम्प्लॉयज़ अपना बिगेस्ट कंसर्न वर्क प्लेस स्ट्रेस बताते हैं? और कभी देखा है कि टैलेंटेड लोग टॉक्सिक कॉरपोरेट कल्चर में वेस्ट हो जाते हैं? आंसर सिंपल है, ये सब समझने की छुपी है एक एंशिएंट लॉ ऑफ पावर में। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं लॉ नंबर 1 ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर, नेवर आउटशाइन द मास्टर। चलो मैं आपको बताता हूँ निकोलस फॉकेट के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे फंडामेंटल बात रिवील करती है जो 400 सालों में भी चेंज नहीं हुई। फॉकेट ने थ्रो किया था पार्टी ऑफ द सेंचुरी। हर चीज़ परफेक्ट थी। फॉकेट को लग रहा था कि किंग एंजॉय कर रहा है, गेस्ट अमेज हो गए थे। लेकिन एक चीज़ थी जो फॉकेट समझ नहीं पाया। जब भी कोई गेस्ट फॉकेट को कॉम्प्लीमेंट देता, जब भी कोई फूड, म्यूज़िक या गार्डन की तारीफ़ करता, जब भी लोग उसकी वेल्थ और टेस्ट को देख के इम्प्रेस होते, उसी मोमेंट किंग लुइस 14 छोटा फील करने लगते। और यही है साइकोलॉजी ऑफ पावर। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं सबसे डेंजरस मिस्टेक, अपने सुपीरियर को इनसिक्योर फील करवाना अबाउट देयर ओन पोजीशन। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक पुरानी हिस्ट्री की बात है, तो एक सिंपल सवाल है, कभी ऐसा देखा है कि कोई कलीग जो ब्रिलियंट है, इनोवेटिव है, कैरिज्मेटिक है, लेकिन फिर भी हमेशा मैनेजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहता है? कभी सोचा है कि कुछ लोग जो सच में स्मार्ट होते हैं वो आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं, जबकि एवरेज स्किल वाले लोग ईजिली कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ जाते हैं? इसका जवाब फेयरनेस से नहीं जुड़ता, ये एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है। चलो अब वापस चलते हैं मुगल कोर्ट की तरफ, जो इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पावर डायनेमिक्स का। मुगल एम्पायर के अंदर जो कोर्टियर्स इस लॉ को समझ गए थे वो डेकेड्स तक फ्लरिश्ड रहे, और जो नहीं समझ पाए उनकी कहानी मुगल क्रॉनिकल्स में लिखी है। कई टैलेंटेड लोग लिटरली अपना सर गवा बैठे सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने एम्परर को ओवरशैडो कर दिया था। मुगल कोर्ट एक प्रिसाइज हायरार्की पे चलता था। सबसे ऊपर एम्परर, फिर नोबल्स, फिर कोर्टियर्स और फिर ऑफिशियल्स। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सक्सेसफुल कोर्टियर्स हमेशा सबसे टैलेंटेड नहीं होते थे। सक्सेसफुल वो होते थे जो एम्परर को फील करवाते थे कि बॉस आप ही सबसे टैलेंटेड हो। एक परफेक्ट एग्जांपल है अबुल फैसल का, जिसने अकबरनामा लिखा था। उसने सिर्फ अकबर के रीजन को डॉक्यूमेंट नहीं किया, उसने अकबर को पोर्ट्रे किया एज द मोस्ट ब्रिलियंट रूलर इन हिस्ट्री। हर पॉलिटिकल डिसीजन को अकबर के विजडम का क्रेडिट मिला, हर मिलिट्री विक्ट्री को अकबर के स्ट्रेटेजिक जीनियस के नाम पर लिखा गया, और रिजल्ट ये हुआ कि अबुल फैसल बना एम्परर का सबसे पावरफुल कोर्टियर, जिसने सेंसिटिव से सेंसिटिव मिशन पे ट्रस्ट किया गया। कंपेयर करो उन काउंटलेस टैलेंटेड इंडिविजुअल से जो मुगल एम्परर को डायरेक्टली चैलेंज करते थे। उनका एंड एग्जीक्यूशन या एग्जाइल में होता था। और ये प्रिंसिपल सिर्फ हिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है, कॉरपोरेट वर्ल्ड भी सेम प्रिंसिपल से ऑपरेट करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आज के सीईओ आपको एग्जीक्यूट तो नहीं ऑर्डर करेंगे, लेकिन आपका टर्मिनेशन ज़रूर करवा सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूँ जिन्होंने इस लॉ को इतना परफेक्शन के साथ मास्टर किया कि उन्होंने साइंस का कोर्स ही चेंज कर दिया। 1600 की शुरुआत में गैलीलियो गैलीली को भी वही चैलेंज फेस करना पड़ा जो आज के मॉडर्न प्रोफेशनल्स को होता है, करियर को आगे बढ़ाना, लेकिन उन्हीं के थ्रू जिन सुपीरियर्स का ईगो फ्रेजाइल होता है। गैलीलियो ब्रिलियंट था,
उसने मिलिट्री कंपास इन्वेंट किया, टेलीस्कोप इम्प्रूव किया और एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज की जो दुनिया बदल देने वाली थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लाइक मैनी जीनियसेस वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। हर दूसरे पैटर्न के सामने जाकर सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करता रहता था। फिर 1610 में उसने एक धमाका कर दिया। उसने डिस्कवर किए जुपिटर के 4 मून। अब गैलीलियो चाहता तो ये डिस्कवरी पब्लिश करके अपने लिए पर्सनल ग्लोरी क्लेम कर लेता, फेमस भी हो जाता। लेकिन उसने एक और ज़्यादा जीनियस मूव किया। उसने अपने पोटेंशियल पैटर्न कॉस्मिक 2D मेडिसी को क्लोजली ऑब्जर्व किया। मेडिसी फैमिली का सिंबल था जुपिटर, किंग ऑफ गॉड्स, और कॉस्मिक के 3 भाई थे, मतलब टोटल 4 सन। गैलीलियो ने डॉट्स कनेक्ट किए। उसने अनाउंस किया कि जुपिटर के ये 4 मून एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं मेडिसी के 4 सन्स को, जो अपने फादर के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मून जुपिटर के अराउंड ऑर्बिट करता है। उसने कहा हेवन खुद सेलिब्रेट कर रहा है मेडिसी ग्रेटनेस को, और सिर्फ बोलकर नहीं, उसने एक एम्ब्लेम कमीशन किया जिसमें जुपिटर और 4 स्टार्स थे, और उसने डायरेक्टली कॉस्मिक 2 को गिफ्ट किया। रिजल्ट ये था कि उसका इंस्टेंट प्रमोशन हो गया। गैलीलियो बन गया कोर्ट फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन विद फुल सैलरी, और उसके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ख़त्म हो गए। गैलीलियो ने क्रूशल बात समझ ली थी, आपके बॉस को आपके ब्रिलियंस से फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें फ़र्क पड़ता है अपनी इम्पोर्टेंस से। अगर आप उन्हें फील करा दो कि वो इम्पोर्टेंट है तो वो आपकी सक्सेस इंश्योर कर देंगे। तो अब सवाल ये है, आज के इंडियन कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप इस लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हो? चलो मैं आपको 5 प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज देता हूँ। स्ट्रेटजी 1, द एट्रीब्यूशन मेथड। अगर आप एक ग्रेट आइडिया लेकर आते हो, उसको डायरेक्टली अपने नाम पर मत डालो। इंस्टेड बोलो, सर आपने लास्ट वीक एफिशिएंसी इम्प्रूव करने का जो सजेशन दिया था, उसके बेसिस पे मैं कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर किए और ये अप्रोच निकाला। रिज़ल्ट ये होगा कि आपका आइडिया इम्प्लीमेंट तो हो जाएगा, बट बॉस को लगेगा कि क्रेडिट उनका है। स्ट्रेटजी 2, द कंसल्टेशन अप्रोच। सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रेजेंट मत करो, प्रॉब्लम्स प्रेजेंट करो। सर आपने जो चैलेंज मेंशन किया था उसके बारे में मैं सोच रहा था, मेरे पास कुछ इनिशियल थॉट्स हैं, बट मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए बेस्ट अप्रोच के लिए। इससे बॉस को लगेगा कि वो स्ट्रेटेजिक जीनियस है और एग्जीक्यूशन आप कर लोगे। स्ट्रेटजी 3, द पब्लिक ग्लोरी मेथड। जब अपना काम पब्लिकली प्रेजेंट करो, हमेशा शुरू करो बॉस के लीडरशिप के अंदर। हमारी टीम ने ये अचीव किया। आप अब तक पब्लिक स्पीचेस में ये चीज़ 1000 बार सुन चुके होंगे कि हमारे बॉस के गाइडेंस में ये अचीव हुआ है। जो लोग भी ये बोलते हैं वो ऐसे ही नहीं बोल देते, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि नेवर आउटशाइन द मास्टर। स्ट्रेटजी 4, द लर्निंग पोज। रेगुलरली अपने बॉस से एडवाइस मांगो, इवन उन टॉपिक्स पे जो आप ऑलरेडी जानते हो। सर आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस टॉपिक में, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते? ये उनके ईगो को फीड करता है और रिपोर्ट बनाता है। स्ट्रेटजी 5, द शील्ड स्ट्रेटजी। जब भी सीनियर लीडर से इंटरैक्ट करो, अपने इमीडिएट बॉस को इंक्लूड करो। उनके ऊपर डायरेक्टली रिलेशनशिप बिल्ड मत करो बिना उनकी नॉलेज के, इससे वो बाईपास या थ्रेटेंड फील नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये सब मैनिपुलेशन नहीं हुआ क्या, या फिर ये फेक नहीं लगता क्या? रियलिटी सिंपल है, पावर डायनेमिक्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे आप उनको एक्नॉलेज करो या इग्नोर। अगर आप समझ के उनके अंडर काम करते हो तो आप सेफ और सक्सेसफुल होते हो, इग्नोर करोगे तो सिस्टम आपको क्रश कर देगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात रॉजर ग्रीन ने मेंशन करी है, ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जब आपको इस लॉ को तोड़ना चाहिए। अगर आपका सुपीरियर वीक है, फेलिंग है और वैसे भी गिरने वाला है, तो शायद टाइम आ गया है खुद को सक्सेसर के तौर पर पोजीशन करने का। लेकिन ध्यान रहे, ये एक डेंजरस मूव है जो सिर्फ केयरफुल कैलकुलेशन के साथ ही काम करता है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमने ये बार बार देखा है, फाउंडर्स जो इनिशियली किसी स्टेब्लिश्ड बिजनेस लीडर के अंडर काम करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर एक राइट टाइम पे ब्रेक अवे करके अपना खुद का एम्पायर क्रिएट करते हैं।
कि हमेशा एक ही चीज़ होती है, टाइमिंग। और ये इंश्योर करता है कि आपके पास इतनी पावर और सपोर्ट हो कि आप सक्सेसफुली चैलेंज कर सको अथॉरिटी को। लेकिन एक वार्निंग याद रखो, अगर आपने अपने सुपीरियर की स्ट्रेंथ या अपनी पोजीशन को गलत कैलकुलेट कर लिया तो कॉन्सिक्वेंसेस डिवास्टेटिंग हो सकते हैं, करियर ख़त्म भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये चीज़ याद रखो, कॉरपोरेट वर्ल्ड एक मीडियोक्रेसी नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है ईगोज़, इनसिक्योरिटीज़ और पावर डायनेमिक्स का। जितना जल्दी आप ये समझ जाओगे उतना ही जल्दी आप इसे सक्सेसफुली नेविगेट कर पाओगे। निकोलस फॉकेट भूल गया था कि उसका काम सिर्फ ब्रिलियंट होना नहीं है, उसका असली काम है किंग को ब्रिलियंट फील करवाना। गैलीलियो ने ये बात समझ ली थी और इसी वजह से वो हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट में से एक बना। आज के मॉडर्न इंडिया में जहाँ वर्क प्लेस स्ट्रेस अपने पीक पर है और ऑफिस पॉलिटिक्स लिटरली करियर्स बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, ये लॉ सिर्फ रेलेवेंट नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। आपकी असाइनमेंट इस वीक की ये है कि अपने वर्क प्लेस के पावर डायनेमिक्स को ऑब्जर्व करो। देखो कौन प्रमोट हो रहा है और क्यों। देखो सक्सेसफुल लोग अपने बॉस के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। आपको ऐसे पैटर्न्स नज़र आएंगे जो पहले कभी नोटिस ही नहीं किए होंगे आपने। और याद रखो, पावर को समझना आपको ईविल नहीं बनाता, लेकिन पावर को इग्नोर करना आपको पावरलेस ज़रूर बना देता है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी तो स्मैश दैट लाइक बटन। उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा ऑफिस पॉलिटिक्स की कंप्लेन करता है बट कभी स्ट्रैटेजिक अप्रोच ट्राई नहीं करता। और हाँ, सब्सक्राइब करो ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए, साइकोलॉजी, पावर और करियर सक्सेस पे। और कमेंट में मुझे बताओ, क्या आपने कभी ऐसा किसी को देखा है जो अपने बॉस को आउटशाइन करके खुद ही ट्रबल में फंस गया हो? मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, तो अपना कमेंट ज़रूर डालना। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्ले स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड।